डिफाइन करते हैं थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन। ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग जो है 2 बार लिया था हमने और इन दोनों बार को हम लोग इस तरह से जोड़े थे। हमको कहे थे, हमने कहा था कि अगर ये रिजिड होगा, अगर ये रिजिड होगा में इसको हमने माना था M1, इसको हमने माना था M2, और अगर यहाँ पर रिजिडिटी है तो उस रिजिडिटी के वजह से इसका आप कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी ले लो, α1 α2। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर छोड़ा था, है ना। तो अगर ये रिजिड है और α1 का वैल्यू अगर α2 से बड़ा है तो ये एक्सपेंड होना चाहेगा, इससे ज़्यादा एक्सपेंड होगा और इसमें कम एक्सपेंशन होगा। इस वजह से इसमें क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा और इसमें जो है टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 चीज़ें देखा, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब क्या है कि हम लोग अगर हमको इसका एनालिसिस करना है तो हम लोग इसका एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला बात ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए दोनों में जो फोर्स डेवलप होंगे वो फोर्स इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर मान लिया हमने कि σ1 इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन मेटल M1 and σ2 is the compressive, the tensile stress is the tensile stress in metal M2, ठीक है। तो since there is no external force act, so internal force developed in, so internal force developed in both metals will be same। मतलब क्या होगा कि P1 जो है वो P2 के बराबर होगा, P1 जो है वो P2 के बराबर होगा, है ना। दोनों में जो फोर्सेस होंगे ये फोर्स दोनों में इक्वल होगा। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने मान लिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने मान लिया A2,
तो कुछ इस प्रकार का चीज़ें आ जाएगा कि सिग्मा 1 A1 बराबर सिग्मा 2 A2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स सेम होगा। सेकेंडरी आपको क्या ध्यान देना है कि डिफ्लेक्शन, फाइनल डिफ्लेक्शन इन M1 इक्वल टू फाइनल डिफ्लेक्शन इन M2। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन M1 में होगा वही डिफ्लेक्शन M2 में होगा। मतलब ऐसा लिख सकते हैं आप कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा दोनों में सेम सेम होगा। इन दोनों कंसेप्ट के आधार पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कंपोजिट सेक्शन के लिए, है ना। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो फोर्सेस डेवलप होंगे वो फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल होगा, और डिफ्लेक्शन जो होगा दोनों में, वो डिफ्लेक्शन दोनों में सेम होगा। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम होगा। तो ये दो चीज का ध्यान रखेंगे। आप जो भी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस पे ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो भी पूछा जाएगा आप यहाँ से आप बना सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं और फिर जो है हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में समझेंगे। तो इलास्टिक कांस्टेंट, मैंने आपको स्ट्रेस बताया था, शियर स्ट्रेस क्या होता है, फिर मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास होंगे, पहला यंग्स मॉडुलस, है ना। पहला जो है सीखेंगे हम लोग यंग्स मॉडुलस, इसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, यंग्स मॉडुलस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी बॉडी पे लगने वाला डायरेक्ट स्ट्रेस, है ना, किसी भी बॉडी पर लगने वाला डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगा, ठीक है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला डायरेक्ट स्ट्रेस, मान लो यहाँ पर लग रहा है सिग्मा एक्स, ये मान लिया हमने एक्स एक्सिस है, ये हमने मान लिया वाई एक्सिस है, और इसको हमने मान लिया जेड एक्सिस। तो सिग्मा एक्स लग रहा है, उसी तरह सिग्मा वाई लग रहा है, और इधर से आपका सिग्मा जेड लग रहा है। तो तीन एक्सिस, तीन स्ट्रेस लग सकता है, और इसके बारे में हम लोग विशेष डिटेल बात किए थे, है ना। कहाँ पर बात किया था हमने, बात किया था जब हम मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेस बता रहे थे उस। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ई को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो यंग्स मॉडुलस ई जो है डायरेक्ट स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, है ना। तो ये हो गया।
ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय लिनियर स्ट्रेन। सेकेंड थिंग्स है शियर मॉडुलस। सेकेंड जो है वो है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी, इसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। अब देखिए कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, सामने से देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल देख रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है। अब इस पे फोर्स जो है हम यहाँ पर लगा रहे हैं, पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम लोग शियर फोर्स या फिर हम लोग इसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। जब इस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार से ये आगे चला जाएगा, अपने जगह से, अपने पोजीशन से ये दूर चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर का, ये क्यूब का पार्ट है, ये सारा लेंथ जो होगा वो एल होगा। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन लेंथ हुआ, दैट इज डेल्टा एल, और यहाँ पर सम एंगल बन रहा है, दैट इज फाई। तो आप टेन फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टेन फाई इक्वल टू लिख सकते हो चेंज इन लेंथ एल बाई दिस पी बाई बी, पी बाई बी। और ये जो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेन। और ये स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है शियर फोर्स की वजह से, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। तो दिस स्ट्रेन इज नॉन एज शियर स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन इज नॉन एज शियर स्ट्रेन। और ये चूंकि बहुत स्मॉल होगा, डिफॉर्मेशन आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा, तो दिस विल बी रिप्रेजेंट एज फाई डेल एल बाय एल, एंड दैट इज नॉन एज शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। अब यहाँ जो फोर्स लग रहा है एफ, है ना, मान लो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया एफ, और ये इस पार्टिकुलर एरिया के ऊपर लग रहा है, तो फोर्स टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया, अब चूंकि रेसिस्ट जो होगा यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होगा, तो दिस इज नॉन एज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। क्लियर। तो जो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है ना। जो भी मॉडुलस है उन सारे मॉडुलस का यूनिट जो है वो होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट, है ना। तो ये इस प्रकार से आप शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए ये आपके पास है, ठीक है, इसको हमने क्या करा है, यहाँ पर फिक्स कर दिए इस तरह से। ये हमारा जो बॉडी है एक किसी क्यूब का पार्ट है, इसलिए इसका साइड जो है वो सारा साइड क्या है, ए है, वो सारा साइड क्या है, वो सारा साइड जो है यहाँ पर वो ए, ठीक है। एक क्यूब का पार्ट है ये, और सारा साइड क्या है वो ए। अब इस पे जो है एक शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस लग रहा है ना, इस पे जो है एक शियर स्ट्रेस लग रहा है, और इस पे भी एक शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है।
और इसी तरह से सभी के ऊपर जो है एक शियर स्ट्रेस लग रहा है ना। तो सबके ऊपर एक शियर स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये शियर स्ट्रेस लगा, शियर स्ट्रेस लगा, ये पैरेलल फोर्स लग रहा है। अब ये क्या करेगा, इसको आगे की तरफ खींच के ले जाएगा, है ना। जब ये आगे की तरफ खिंचाएगा इसका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये इस तरह से चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब इसके आगे जाने के कारण क्या होगा कि मान लो ए बी सी डी हमारा कॉर्नर्स है इस स्क्वायर का। तो आप देखिए कि होगा क्या, होगा ऐसा कुछ कि ये जो आपका डायगोनल था, ये जो डायगोनल था आपका कौन सा, ये जो डायगोनल था बी से सी तक, है ना, ये जो बी से सी तक डायगोनल था, ए से सी तक जो डायगोनल था, ये इंक्रीज करके यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। चूंकि इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, एक टेंशन डेवलप होगा और ये टेंशन इसको खींच के आगे की तरफ ले जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का शेप आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, ये इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। ये इस तरह का शेप यहाँ पर बनेगा, यानी ये सी डैश हो गया, ये सी डैश हो गया, ठीक है। इसको मान लिया हम लोग कि ये मान लो कि ई है, इस तरह का शेप आपका निर्माण होगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि डायगोनल जो है हमारा 20 AC जो डायगोनल है, उस डायगोनल में हम निकालना चाहते हैं क्या, उस डायगोनल में हम निकालना चाहते हैं, है ना, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल, डायगोनल AC। तो AC में चेंज कितना हुआ, लेंथ का चेंज हो गया, ये दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल AC। AC में ये जो है चेंज आपको दिख रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को अगर लिखना है तो लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन ऑफ AC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीनियर स्ट्रेन ऑफ AC बराबर लिख सकते हैं हम लोग EC डैश चेंज इन लेंथ बाई AC जो पहले का लेंथ था, ठीक है, AC। अब देखिए हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि ये जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो गया 45 डिग्री हम लोग मान लिए, एक एज्यूम कर लिए, लगभग मान लिए हम लोग, है ना, ये दोनों इक्वल इक्वल है, मान लिए अप्रॉक्स, दिस इज अप्रॉक्स है, आप इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो ये अप्रॉक्स 45 डिग्री हमने मान लिया। तो आप EC डैश को क्या लिख सकते हैं, EC डैश को आप लिख सकते हैं CC डैश इंटू कॉस 45 डिग्री, है ना, CC डैश इंटू कॉस 45 डिग्री। देयरफॉर स्ट्रेन इन AC इक्वल टू आ जाएगा CC डैश कॉस 45 डिग्री बाय AC, है ना, CC डैश बाय AC। आप AC को क्या लिख सकते हैं, साइड A है, आप इसको लिख सकते हैं √2a, और यहाँ से यहाँ जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ये डिफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं क्या, डेल्टा A। जो डिफॉर्मेशन यहाँ हुआ होगा वही डिफॉर्मेशन यहाँ भी होगा, क्योंकि ये सेम फोर्स के कारण आगे जा रहे हैं। तो CC डैश कैन बी रिटर्न एज डेल्टा A इंटू कॉस 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई A √2a, है ना, AC क्या है √2a, ठीक है। तो ये आ गया रूट डेल्टा A बाई A, ये हो गया 1/√2 और ये पहले से है 2, तो दिस इज 1/2। अब देखिए क्या है, दिस डेल्टा A बाई A दिस इज 5, तो आप 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा A बाई A, दैट इज द शियर स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन AC इक्वल टू 5/2। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आया आपके लिए, लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल, जो डायगोनल में लीनियर स्ट्रेन होगा वो हमेशा शियर स्ट्रेन का हाफ होगा, है ना, शियर स्ट्रेन का क्या होगा, हाफ होगा।
है ना। तो लीनियर स्ट्रेन ऑफ डायगोनल, लीनियर स्ट्रेन ऑफ डायगोनल, स्ट्रेन ऑफ डायगोनल इज हाफ ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा, है ना। शियर स्ट्रेन इन द बॉडी, ये बॉडी में डेवलप हो रहा है, इन द बॉडी। क्लियर, ठीक है ना। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया, इस रिलेशन को याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दो चीज को डिफाइन किए। एक पहला डिफाइन कर लिया हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और दूसरा हमने डिफाइन किया क्या, कि यहाँ पर जो आपका जो लीनियर स्ट्रेन डायगोनल में डेवलप होगा वो हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन ऑफ द बॉडी होगा। बॉडी जो शियर स्ट्रेन बॉडी में होगा उसका आधा जो होगा वो लीनियर स्ट्रेन होगा। ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए, अब ये दो हमने दो इलास्टिक कांस्टेंट डिफाइन किया है। तीसरा बल्क मॉडुलस, तीसरा जो है वो है बल्क मॉडुलस। ठीक है, ओके। बल्क मॉडुलस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। हाउ इज द बल्क मॉडुलस डिफाइन, बल्क मॉडुलस को हम लोग कैसे डिफाइन करें। ठीक है, इस प्रकार से तो आपके पास क्यूब दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है, ठीक है ना। इधर से हमने फोर्स लगाया है सिग्मा एक्स, हमने इधर एक्स डायरेक्शन मान रखा है, इधर वाई डायरेक्शन मान रखा है, इधर जेड डायरेक्शन मान रखा है। हमने इधर से फोर्स लगाया सिग्मा एक्स, सारे फोर्स कंप्रेसिव हैं, सिग्मा वाई, एंड वी हैव अनदर सिग्मा जेड। हमने इस प्रकार से तीन डायरेक्शन में इस पे स्ट्रेस स्ट्रेस लगाया है, और ये सारे स्ट्रेस क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेस, दीज ऑल आर डायरेक्ट स्ट्रेस। ये जितना भी स्ट्रेस इस पे लग रहा है वो सारा स्ट्रेस क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस है ना। तो बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, बल्क मॉडुलस है ना, के इक्वल टू हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। के इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन भी। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है वो समझिए आप। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम मीन्स एप्सिलॉन भी कैन बी रिटन एज डेल्टा भी बाई भी। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, है ना। अगर, ठीक है, अगर मान लो ये सारा फोर्सेस, सारा स्ट्रेस सेम हो जाए तो फिर आप सिर्फ लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन भी। अभी हम मान लिए कि सारा स्ट्रेस जो है वो सेम है, या फिर हर डायरेक्शन में जो है स्ट्रेस आपका चेंज होता रहेगा। और बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी होता है ना। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे, ये आपको फ्लूइड में काम देगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखो अगला प्लास्टिक कांस्टेंट है पॉइजन रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं? देखिए यहाँ पर जो है एक लोड इस डायरेक्शन से लग रहा है P, और दिस इज आल्सो देयर इज आल्सो ए फोर्स P। ये जो है अभी मैंने कंप्रेसिव फोर्स लगाया है, कंप्रेसिव फोर्स, इधर से भी कंप्रेसिव फोर्स P लग रहा है। इसका डाया मान लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल डाया जो है वो हो गया मान लो D। अभी जो है इस फोर्स के कारण इसका डाया जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, और डाया डिक्रीज होके मान लो हो गया स्मॉल d। तो डाया में चेंजेज आया, सॉरी ये थोड़ा सा और बड़ा बनता। एक बार ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ऐसा देखते हैं। हम लोग एक्चुअल डाया इसको लेते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाया था हमने, तो ये डी हमने लिया है ना, डाया एट इनिशियल, इनिशियली डाया हमारा ये था। अब इस पे लोड इधर से लग रहा है P, इधर से लोड लग रहा है P, इसके डाया बढ़ जाएंगे है ना। क्या होगा, डाया ये कंप्रेस होगा और डाया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, सपोज डी। तो ये जो डायरेक्शन है, अगर आप एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर आप एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन को अगर आप मेजर कर रहे हैं, इस डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं लैटरल डायमेंशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डायमेंशन, मतलब डायमेंशन मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी डायमेंशंस मेजर होंगे, उन सारे डायमेंशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डायमेंशन बोलते हैं। तो हम लोग ने डिफाइन किया था लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लैटरल डायमेंशन, चेंज इन लैटरल डायमेंशन बाय एक्चुअल लैटरल डायमेंशन, एक्चुअल लैटरल डायमेंशन। ठीक है ना, चेंज इन लैटरल डायमेंशन बाय एक्चुअल लैटरल डायमेंशन। अगर आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये डायमेंशन घटेगा, अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये डायमेंशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब कंप्रेस होगा ऑब्वियसली उसका डायमेंशन जो है लैटरल डायमेंशन इंक्रीज होगा। अगर आप इसमें जो है टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये खिंचाएगा और इसका डायमेंशन लैटरल डायमेंशन जो है वो छोटा होता जाएगा, जबकि लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन जो है वो इंक्रीज करेगा। तो लैटरल स्ट्रेन एप्सिलॉन एल को इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, मान लो डाया के टर्म में लिख रहे हैं तो दिस विल बी डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायमीटर या चेंज इन लैटरल डायमेंशन बाय एक्चुअल लैटरल डायमेंशन। अब पॉइजन रेशियो कैसे डिफाइंड होता है, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, है ना। पॉइजन रेशियो को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन टू द लिनियर स्ट्रेन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज द पॉइजन रेशियो। यानी कि हम लोग न्यू, अब मतलब क्या है, क्या बोल रहा है,
बोलिए। अब बोलिए, आपकी इच्छा है। सही है। तो देखिए, तो म्यू इक्वल टू, हम लोग पॉइजन रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लैटरल डायमेंशन, लैटरल स्ट्रेन, बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, म्यू इक्वल टू क्या हो गया, यहां से मिला एप्सिलॉन एल बाय एप्सिलॉन। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा सारे के यूनिट थे न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट दिस क्वांटिटी इज यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना। ये क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे थे, पॉइजन रेशियो। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए कि म्यू इक्वल टू हमने डिफाइन किया एप्सिलॉन एल बाई एप्सिलॉन नेगेटिव, है ना। तो म्यू का जो वैल्यू है ना, फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, देखिए म्यू का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेंगे। फॉर इंजीनियरिंग पर्पस द वैल्यू ऑफ म्यू varies from 0 to 0.5। इंजीनियरिंग में हम लोग जो है म्यू का वैल्यू जो है वेरी करता है, हमारा वैल्यू 0 से 0.5 तक, ठीक है। बट एक्चुअल इसका रेंज क्या होता है, बट इन एक्चुअल इट्स रेंज इज -0.5, है ना, -0.5, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, रेंज इज -1 to 0.5, है ना। एक्चुअली ये कहां से कहां वेरी करेगा, एक्चुअली वेरी कर रहा है ये -1 से 0.5 तक, लेकिन इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम लोग इसका वैल्यू कहां से कहां लेते हैं, 0 से 0.5 तक लेते हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग मटेरियल के लिए इस म्यू का वैल्यू जो है वो अलग अलग हो, ठीक है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए इस म्यू का वैल्यू जो है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो कुछ मटेरियल्स का हम लोग म्यू का वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। कुछ मटेरियल्स का हम लोग म्यू का वैल्यू याद रखेंगे ताकि वो एग्जाम में आपको काम आ सके, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मटेरियल, और यहाँ पर मैंने लिखा है रेंज ऑफ म्यू का रेंज, ठीक है। पहला मटेरियल जो है हमारा वो है ग्लास 0.05 से लेके 0.1 तक ये वेरी करता है ना। 0.05 से 0.1 तक वेरी करता है। फिर कंक्रीट, सेकंड हमने लिखा कंक्रीट का वैल्यू जो है 0.1 से 0.2 तक वेरी करता है। इस बीच में कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये आंसर हमने जो कुछ और दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। मेटल्स के लिए इसका वैल्यू जो है, मेटल्स के लिए इसका वैल्यू 0.25 से 0.42 तक वेरी करता है ना। 0.25 से 0.42 तक, ये ध्यान रखेंगे, है ना। 0.25 से 0.42 तक, ये बहुत पूछता रहता है एग्जाम में, इस वजह से इसको याद रखना जरूरी है। अगर हम लोग बात करें प्योर रबर का, है ना, प्योर रबर या परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, तो इसके वैल्यू जो है मैक्सिमम 0.5 तक वेरी करेगा, है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा 0.5, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0.5, ठीक है, ठीक है ना। और का वही होगा,
0.5। अब देखिए जो म्यू है ना, म्यू इज डिफाइंड ओनली इन इलास्टिक जोन। म्यू का जो वैल्यू है सिर्फ इलास्टिक जोन में डिफाइंड होगा। अगर इलास्टिक जोन नहीं है, नॉन इलास्टिक जोन है, तो म्यू वहां पर डिफाइंड नहीं होता है। तब वहां पर इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन एल बाय एप्सिलॉन, मतलब रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सॉरी लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग अलग नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन रेशियो, है ना। फॉर नॉन इलास्टिक जोन, the ratio epsilon L by epsilon is known as contraction joint, contraction ratio। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कितना देखे, 4 इलास्टिक कांस्टेंट देखे। पहला देखे यंग्स मॉडुलस, दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर हमने देखा बल्क मॉडुलस, और फोर्थ वन इज पॉइजन रेशियो। इस प्रकार से 4 इलास्टिक कांस्टेंट हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है ना। इस 4 इलास्टिक कांस्टेंट पे ही हमारा आगे काम बढ़ेगा, ठीक है ना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इस इलास्टिक, इन सारे इलास्टिक कांस्टेंट पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसे एक मेटल स्फेयर है, एक क्वेश्चन हमारे पास, ये मेटल स्फेयर, एक मेटल स्फेयर है हमारे पास, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम 7500 mm स्क्वायर, ऑफ वॉल्यूम 7500 mm स्क्वायर, इतना का वॉल्यूम है, इज सब्जेक्टेड टू all around fluid pressure, is subjected to all around fluid pressure of 200 megapascal, of 200 megapascal, ठीक है ना। एक मेटल स्फेयर है जिसका वॉल्यूम 7500 mm स्क्वायर है, उस पर जो है सभी तरफ से फ्लूइड प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर का वैल्यू है 200 मेगा पास्कल है। अगर के का वैल्यू दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, इफ के इक्वल टू के इज गिवन, दिस इज 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम चेंज, व्हाट विल बी चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमने क्या कहा, एक मेटल है जिसका स्फेयर, एक मेटल स्फेयर है जिसका वॉल्यूम 7500 mm स्क्वायर है, इज सब्जेक्टेड टू ऑल अराउंड फ्लूइड प्रेशर ऑफ 200 मेगापास्कल। इफ k इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो बनाएगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसको बना सकता है अगर चाहेगा तो। सॉल्यूशन देखिए इसका, वॉल्यूम इज गिवन, हाँ बोलिए कितना आंसर आया, नहीं रॉन्ग है। मान लेते हैं वॉल्यूम इज गिवन 7500 mm स्क्वायर, और के गिवन है 10 power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड सिग्मा इज आल्सो गिवन
200 मेगा पास्कल मतलब 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर. These values are given. We have to find only the value of change in volume. तो आप K इक्वल टू क्या लिखते हो? K इक्वल टू लिखते हो सिग्मा बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो K इक्वल टू हो गया सिग्मा V बाय डेल्टा V. वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V सिग्मा V बाई K. ठीक है, तो अब यहां से देखिए क्या हो गया, डेल्टा V इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इज गिवन 200 into volume is 7500 mm square and this is 10 to the power 5. So this and this will be cancelled, so this will be 10. तो ये हो गया 150 by 10. So this is 15 mm square is the correct answer. ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर इसी तरह का क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है. आप क्वेश्चंस देख के पता लगा सकते हैं कि क्या पूछ रहा है ना. अब जैसे कि हम अब देखते हैं, हम लोग नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ. एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ के एप्लीकेशन देख रहे हैं. चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग पहला देख रहे हैं ड्यू टू, है ना. फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोड, है ना. इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोड हम लोग पहला देख रहे हैं. क्या इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोड. यूनिएक्सियल लोड का हम लोग यहाँ पर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोड. ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है. सपोज वी हैव ए ब्लॉक, है ना. कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक ब्लॉक है. ठीक है, ये ब्लॉक है हमारे पास. अब इस पे जो है यूनिएक्सियल कहने का मतलब है किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. यूनिएक्सियल कहने का मतलब क्या है, यूनिएक्सियल कहने का मतलब है कि जो फोर्स है वो एक डायरेक्शन में लग रहा है ना. यूनिएक्सियल मतलब हुआ फोर्स और स्ट्रेस जो भी बोलना चाहें आप, वो किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है ना. स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस और फोर्स एक्ट्स इन वन डायरेक्शन. कोई एक डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है. सपोज हम एक फोर्स यहाँ पर लगा देते हैं. ये हम लोग फोर्स लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा एक्स, और इधर भी हम लोग एक फोर्स लगा दिए सिग्मा एक्स. ठीक है, अब इसका लेंथ मान लो कि इसका लेंथ L है, इसका डेप्थ D है और इसका विड्थ जो है वो B है. ये हमारे पास है. तो जब इसमें फोर्स जो लग रहा है ये फोर्स टेंसाइल नेचर का है. ये जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण क्या होगा कि आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा, है ना. तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप देखेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन इक्वल टू आप देख पाएंगे क्या, क्योंकि ये एक्स एक्स डायरेक्शन है तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ एक्स सिग्मा एक्स एक्स इक्वल टू डेल एल बाई एल, है ना, डेल एल बाई एल. अब इसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आप पढ़े हो E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन. तो इट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा बाई E. ये रिलेशन आप पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम द हुक्स लॉ. हुक्स लॉ से आप ये पढ़ा है, इसलिए आप इस लेटरल स्ट्रेन सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप क्या लिख सकते हैं, तो स्ट्रेस बाय मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा एक्स बाई E, है ना. यहाँ से इस प्रकार से हम लोग जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल सकते हैं. अब इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के वजह से, है ना, ये जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लग रहा है यहाँ, ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगने से ये जो है आपका, ये जो आपका है ये भी डिक्रीज होगा, है ना.
और ये भी डिक्रीज होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के वजह से लैटरल स्ट्रेन विल बी आल्सो डेवलप। तो लैटरल स्ट्रेन जो होगा वो या तो आपका एक्स डायरेक्शन सॉरी वाई डायरेक्शन में होगा या फिर जेड डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग इसको मान लिए वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में भी होगा और जेड डायरेक्शन में भी होगा। तो लैटरल स्ट्रेन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लैटरल स्ट्रेन, क्योंकि आप देखिए जब ये खिंचाएगा तो एक्स बढ़ेगा, लेकिन बी और डी जो है वो आपका छोटा होता जाएगा। जब आप इसको खींचोगे तो क्या होगा कि एक्स में जो है लेंथ जो है आपका इंक्रीज करेगा, लेकिन बी जो है वो भी छोटा होगा और डी भी छोटा होगा। आप सिंपली इसको घर में भी समझ सकते हो, कोई चीज को खींचेंगे आप तो उसका लंबाई बढ़ते जाएगा, लेकिन उसका जो दोनों तरफ का जो डायमेंशन है, लैटरल डायमेंशन है, वो आपका क्या होगा, घटेगा। अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन घटेगा और लैटरल डायरेक्शन में जो है डायमेंशन वो इंक्रीज होगा। मींस आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के वजह से या डायरेक्ट स्ट्रेस के वजह से लैटरल चेंजेस आएंगे, है ना, आइदर वो कंप्रेशन में आए या फिर टेंशन में आए, बट देयर विल बी सम लैटरल चेंजेस। क्लियर। तो यहां देखिए क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन अगर हम लोग इन वाई लिखना चाहते हैं, वाई वाई डायरेक्शन में हम लिखना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, माइनस एप्सिलॉन वाई वाई बाई एप्सिलॉन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब म्यू इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन वाई वाई लिख सकते हैं, यानी कि एप्सिलॉन वाई वाई का मतलब क्या है, ये लेटरल डायरेक्शन में हो रहा है, तो दिस इज द लेटरल स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन वाई वाई लेटरल आप लिख दीजिए यहाँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो दिस विल बी व्हाट, यहाँ पर जो स्ट्रेन जो डेवलप हुआ था ये एक्स डायरेक्शन में हुआ था, यहाँ पर जो स्ट्रेन डेवलप हुआ था वो किस डायरेक्शन में हुआ था, एक्स डायरेक्शन में हुआ था। इसलिए हम लोग जो है इसको एक्स में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना, एप्सिलॉन एक्स एक्स, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में था, तो दिस विल बी माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स एक्स, दिस विल बी माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स एक्स, हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो अब एप्सिलॉन एक्स एक्स को क्या लिखा है आपने, एप्सिलॉन वाई वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माई म्यू, और एप्सिलॉन एक्स एक्स देखिए यहाँ से लिखे हमने सिग्मा एक्स वाई ई। इस प्रकार से आप लेटरल डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप एप्सिलॉन जेड जेड निकालना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं, म्यू सिग्मा एक्स वाई ई, दोनों सेम होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको मिल गया क्या, यहाँ पर आप जो है लेटरल डायरेक्शन में आप निकाल के देख सकते हैं कि क्या होगा आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हम लोग समझ गए कब, जब आपका यूनी एक्सियल लोड लगा था तब। अगर ट्राई एक्सियल लोड लगेगा तब स्ट्रेन क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोड। इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोड बाद में लेना, इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोड। अब देखिए ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया वाई डायरेक्शन, ये हमारा हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया जेड डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन से स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा वाई, और इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा जेड। अब तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस इसमें लग रहा है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग एप्सिलॉन एक्स एक्स निकालना चाहते हैं, लीनियर स्ट्रेन इन एक्स एक्स निकालना चाहते हैं, तो क्या निकलेगा, तो सिग्मा एक्स बाई ई, अभी आपने देखा था, ठीक है, जो लोड लग रहा है एक्स डायरेक्शन में उस एक्स डायरेक्शन के कारण एक स्ट्रेन डेवलप होगा, अभी इसके पहले आपने देखा। इसके अलावा क्या होगा, जो ये जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, इसके कारण भी आपका लीनियर स्ट्रेन जो होगा वो लेटरल स्ट्रेन के टर्म में आपका इस डायरेक्शन में भी डेवलप होगा। ये खींचना चाहेगा और ये इसको सिकुड़ना चाहेगा, तो लेंथ बढ़ेगा, है ना। मान लेते हैं अभी हमने क्या फोर्स लगाया, सारा फोर्सेस कंप्रेसिव लगा दिया, नहीं, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि इसको टेंसाइल कर देते हैं, ठीक है, टेंसाइल कर देता हूं मैं यहाँ,
ठीक है, टेंसाइल है। तो ये जब खिंचाना चाहेगा इस तरह से, तो सिग्मा जेड और सिग्मा वाई भी तो खींचेगा अपनी तरफ, सब तरफ से फोर्स लग रहा है ना, तो उसके कारण क्या होगा, जो आपका लेंथ है ना उसमें डिक्रीज जो होगा वो कम होगा। अगर कोई चीज को हम लोग इस तरह से खींचे, इस तरह से खींच रहे हैं, लेकिन इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो जितना खिंचाना चाहिए उससे कम खिंचाव होगा, क्योंकि ये इधर भी खींच रहा है। इसलिए क्या होगा कि लैटरली जो है इसका डायमेंशन जो जितना एलोंगेशन होना चाहिए लिनियरली, उससे थोड़ा सा कम हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। बहुत लिखना आसान है, आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आपको लीनियर स्ट्रेन निकालना है उस डायरेक्शन में डायरेक्ट स्ट्रेन से आप लिख लो, उसके बाद बाकी डायरेक्शन में लैटरली आप उतना घटा दो, ठीक है ना, जितना लैटरल डिफॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से कोई सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन वाई वाई लिखना चाहेगा, लीनियर स्ट्रेन इन वाई वाई, तो देखिए कितना आसान है, सिग्मा वाई बाई माइनस, अब यहाँ वाई है तो वाई से शुरू करेंगे, म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। उसी तरह से एप्सिलॉन जेड जेड लिखना चाहेगा तो क्या लिखता है, सिग्मा जेड बाई ई लिख सकते हैं हम लोग, माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। इस प्रकार से अगर ट्राई एक्सियल लोड लग रहा है, इस ट्राई एक्सियल लोड के कारण आपका लीनियर स्ट्रेन जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, वो कुछ इस प्रकार से होगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट में लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ो। अब देखिए आगे, ठीक है ना, अब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, इस पे जो है फोर्स लग रहा है, मतलब इस पे स्ट्रेस लग रहा है, मान लो लेंथ एल है, ये डी है, ये बी है ना, बी एल डी। अब यहाँ ट्राई एक्सियल लोड लग रहा है ना, ट्राई एक्सियल लोड इस पे लग रहा है, मतलब इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोड देख रहे हैं। तो मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर, पहला केस हम लोग देख रहे हैं और रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक मेंबर, या फिर बोल सकते हैं क्यूबाइड, रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक मेंबर हमारे पास है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इसका एक्चुअल वॉल्यूम अगर हम लोग देखना चाहें, है ना, हम लोग को निकालना क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन भी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, डेल्टा भी बाई भी। तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर लिखना चाहेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू डी, सिंपल है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। क्लियर है। अब जो है हम लोग इसका चेंजेस देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो दो को कांस्टेंट रखेंगे और तीसरा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो मान लो बी और डी को हमने कांस्टेंट रखा, तो दिस इज डेल्टा एल बी इंटू डी। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया कि एल और डी को कांस्टेंट रखा, तो ये हो गया डेल्टा बी। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, एल और डी को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये सॉरी एल और बी को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा डी। ये आ गया आपका चेंज इन वॉल्यूम, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है हमने, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। हम डेल के टर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा समझने में आसानी होगा इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई भी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई भी। सो दिस विल बी डेल्टा एल बी इंटू डी प्लस एल डी इंटू डेल्टा बी प्लस एल बी इंटू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई एल बी डी। अब सबको अलग अलग करेंगे तो देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, डेल्टा एल बाई एल, यहाँ मिलेगा डेल्टा बी बाई बी, यहाँ मिलेगा डेल्टा डी बाई डी। So this is linear strain, this is also the linear strain, this is also the linear strain,
ऑल दिस रिप्रेजेंट द लीनियर स्ट्रेन, है ना, ये सारे क्या है, लीनियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये सारा क्या है, ये सारा जो है लीनियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ दिस डायरेक्शन इज एक्स, दिस डायरेक्शन इज वाई एंड दिस डायरेक्शन इज जेड, then this will be what, epsilon x plus epsilon y, sorry epsilon z plus epsilon y। तो देखिए एप्सिलॉन भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन का जो सम होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होगा, और ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए एप्सिलॉन एक्स को हमने क्या लिखा था अभी, एप्सिलॉन एक्स को हमने लिखा था सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, हमने अभी तुरंत लिखा था। ये लास्ट स्लाइड में आप देखो, लास्ट स्लाइड में हमने लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था कि एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू हमने लिखा है सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। उसी तरह एप्सिलॉन वाई को भी हमने लिखा है, उसी तरह एप्सिलॉन जेड को भी हमने लिखा है। तो हमने सबको लिखा था अभी, अब उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ देखिए कि किस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, एप्सिलॉन एक्स आ गया, यानी एप्सिलॉन एक्स एक्स आ गया। अब यहाँ एप्सिलॉन जेड जेड है या एप्सिलॉन वाई वाई है, तो हम सबको लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा। उसी तरह से आप लिखे, आप देखिए वाई के डायरेक्शन में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। उसी तरह जेड डायरेक्शन में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा जेड बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई वाई। ये हमको यहाँ से मिल जा रहा है एप्सिलॉन भी, सॉरी वहाँ लिख चुका हूँ मैं, यहाँ से आपको मिल रहा है एप्सिलॉन भी। अब देखिए इस एप्सिलॉन भी में आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है, एप्सिलॉन एक्स बाई एप्सिलॉन वाई, सॉरी सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई बाई सिग्मा जेड बाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, सिग्मा एक्स बाई प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये देखिए तीनों कॉमन है और इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए आप सिग्मा एक्स म्यू सिग्मा एक्स बाई, है ना, क्या है म्यू सिग्मा एक्स बाई, उसी तरह से म्यू सिग्मा एक्स बाई यहाँ पर है दो जगह। उसी तरह से आप देखिए म्यू सिग्मा वाई बाई, म्यू सिग्मा वाई बाई दो जगह है। उसी तरह म्यू सिग्मा जेड बाई और म्यू सिग्मा जेड बाई ये दो जगह है। तो कहने का मतलब सभी जो जुड़ेंगे, माइनस माइनस में सब है, तो जुड़ेगा तो क्या होगा कि जुड़ने पर क्या होगा कि आपका जो है कि सब 2 टाइम्स मिलेगा, और 2 टाइम्स मिलने के अलावा क्या होगा, देखिए ये क्या मिल जाएगा, 2 म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, 2 म्यू सिग्मा वाई बाई ई, 2 म्यू सिग्मा जेड बाई। तो सभी जगह 2-2 टाइम्स मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 2 म्यू जो है वो कॉमन आ जाएगा, और सब में देखिए डिवाइड बाई ई भी है, सो ई भी कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई कॉमन हो रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है 1 माइनस 2 म्यू। तो दिस इज एप्सिलॉन भी। तो वी हैव ए रिलेशन हियर, एप्सिलॉन भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर म्यू के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये होगा, अगर आप सिंपल स्ट्रेन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो। अगर मान लो ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो गया, इफ सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड सभी बराबर हो गए सिग्मा के, जो कि फ्लूइड के केस में हो सकता है। फ्लूइड के केस में हर डायरेक्शन से सेम स्ट्रेस, सेम नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, इस वजह से ये फ्लूइड के केस में इक्वल हो सकता है। देयरफॉर एप्सिलॉन भी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा 3 सिग्मा बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं E इक्वल टू 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन भी इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अभी हाल में अभी आपको मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है आपको, आप देखो मैंने आपको पढ़ाया है मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मींस सिग्मा बाय भी। हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर रहे थे ना।
तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जब आइए आप, ठीक है ना, यहाँ पर जब हम लोग आते हैं देखो ये जो है पूरा गायब हो गया स्लॉट। नहीं है, है? तो क्लोज करो, रिकॉर्डिंग हो गया है।